बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चरर 2017 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है ये हम सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हमने इस पेपर के पहले 20 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 21 से लेकर 30 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 21 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डैश। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, सेकंड ऑप्शन है द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, थर्ड ऑप्शन है द पावर ऑफ वेरिएबल इन सोल्यूशन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब इन ऑप्शंस की तरफ जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। यहाँ पे मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल लिखता हूँ, d² ओवर dx² प्लस x dy ओवर dx प्लस 2y। तो ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास फंक्शन y है और साथ उसके डेरिवेटिव्स भी पड़े हुए हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में ही दो मोस्टली जो टर्म्स यूज़ होती हैं हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे पास है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद ये है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर से मुराद ये है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना उसको हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। के डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है उसको हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये तीन बातें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं वापस स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट में क्या था, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डैश। तो अभी हमने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है, उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। और यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल ली थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर चूंकि हमने कहा है हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे गौर करें तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, सेकंड डेरिवेटिव। ये देखें ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 2। और इसके बाद इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं डिग्री की बात करूं तो वो कितनी होगी। डिग्री एक्चुअली क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, सेकंड डेरिवेटिव, उसकी पावर कितनी है, 1। तो इसका मतलब ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 1। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो MCQ नंबर 21 है उसकी स्टेटमेंट थी द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डैश। तो इसका जो बी ऑप्शन है द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये MCQ नंबर 21 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। इक्वेशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy ओवर dx प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0 इज डैश। हमने ये बताना है कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन हैं, बेसल्स इक्वेशन, लेजेंडर्स इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन या नन ऑफ दीज। तो अब हम यहाँ पे ये जो इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं ऑप्शंस में, इनको बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो इक्वेशन है वो है बेसल्स इक्वेशन। तो
ये जो बेसल इक्वेशन होती है ये होती है जी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ये म्यू यहाँ पे कोई कांस्टेंट है और ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसको हम बेसल्स इक्वेशन कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है लेजेंड्रेज इक्वेशन। अब हम यहाँ पे लेजेंड्रेज इक्वेशन लिखते हैं। ये होती है जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n इंटू n प्लस 1y इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लेजेंड्रेज इक्वेशन कहते हैं। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे मेरे पास है पॉइजन्स इक्वेशंस। इक्वेशन ये आपकी इस फॉर्म में है कि अगर डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू f कोई फंक्शन हो तो इसको हम पॉइसन इक्वेशन कहते हैं। और ये जो आपका फाई है ये कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है। और अगर डेल स्क्वायर फाई 0 के इक्वल हो जाए तो फिर ये आपकी लैप्लासियन इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमने तीनों इक्वेशंस को डिस्कस कर लिया है। अब आप देखिए जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो किससे रिसेंबल कर रही है। अगर आप लेजेंड्रेज इक्वेशन पे गौर करें तो ये देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश। वाई डबल डैश एक्चुअली सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है ना, तो यहाँ पड़ा हुआ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स, और ये y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है अभी इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो क्या होगी, लेजेंड्रेज इक्वेशन। तो इस तरह से आपने देखा कि MCQs नंबर 22 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये MCQs भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQs नंबर 23 सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ A एंड B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ए और बी दो वेक्टर्स गिवन हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन वो ये दे रहा है कि या तो ये पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन हैं। पहली ऑप्शन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 और 0 यहाँ पे वेक्टर है। और दूसरी ऑप्शन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी वेक्टर। और तीसरी ऑप्शन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 स्केलर है। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब इन ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि वेक्टर्स पे हम जो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अगर दो वेक्टर्स मेरे पास हैं ए और बी, यही दो वेक्टर्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो इनके दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट का जो ऑपरेशन है वो किस तरह से अप्लाई करते हैं। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप। एन कैप चूँकि यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अब आप यहाँ पे एक बात गौर से समझ लें कि डॉट प्रोडक्ट के रिज़ल्ट में हमारे पास हमेशा एक स्केलर मिलता है। हमें जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हासिल करेंगे ना, तो उसके रिज़ल्ट में हमें हमेशा एक स्केलर मिलेगा, एक स्केलर वैल्यू मिलेगी। उसके बाद ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके रिज़ल्ट में हमेशा हमें एक वेक्टर मिलेगा। दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका रिज़ल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर की फॉर्म में हमें इसका आंसर मिलेगा। और उसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स।
दो वेक्टर्स उस सूरत में पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो, और ज़ीरो यहाँ पे वेक्टर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में हमेशा हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। तो इसलिए जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा जो कि एक वेक्टर होगा, उस सूरत में हम ये कहेंगे कि जो वेक्टर हैं वो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। ये है इसकी पहली डेफिनेशन। एक डेफिनेशन हम यहाँ पे और डिस्कस करेंगे, वो ये है, इफ़ अगर मैं इन्हीं ए और बी की बात करूँ, ए एंड बी आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हैं तो उस सूरत में भी हम ये कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। अब ये स्केलर मल्टीपल्स किस तरह से होंगे ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे a इक्वल्स टू लैम्डा b, यहाँ पे लैम्डा जो है ये आपका कोई भी स्केलर हो सकता है, एनी स्केलर। और यहाँ पे एक और काबिल गौर बात कि अगर लैम्डा है आपका ग्रेटर देन ज़ीरो, फिर आपके जो वेक्टर्स हैं a और b ये पैरेलल होंगे। और उसके बाद अगर आपका लैम्डा है लेस देन ज़ीरो, फिर ये वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे। अगर मैं इन्हीं दो बातों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर ये वेक्टर मेरा a है और ये वेक्टर b है, तो ये वो पॉसिबिलिटी है जो मैंने अभी आपको बताई कि वेक्टर पैरेलल होंगे और लैम्डा जो है ये आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये आपका वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, डायरेक्शन मैंने अब ऑपोजिट कर दिया, तो इस सूरत में लैम्डा लेस देन ज़ीरो होगा और वेक्टर्स आपके एंटी पैरेलल होंगे, इस सूरत में पैरेलल होंगे। ये बातें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं वापस स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट में उसने हमें ये कहा है कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं जो कि पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? पहली ऑप्शन क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, और ज़ीरो यहाँ पे वेक्टर है। तो अभी हमने पैरेलल और एंटी पैरेलल की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है, दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। पहली डेफिनेशन क्या थी कि ए क्रॉस बी का आंसर अगर ज़ीरो आता है, अगर ज़ीरो वेक्टर आता है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है पहली ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। क्योंकि इसके बाद देखें जो दूसरी ऑप्शन है ये है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि दो वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं, तो उसके मुताबिक तो हम इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि उन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं करेगी, या ये जो कंडीशन गिवन है। तो ये तो ऑप्शन फिर स्किप हो गई। उसके बाद जो सी ऑप्शन है ये है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, और ज़ीरो यहाँ पे स्केलर है, जबकि अभी हमने देखा है कि दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में हमें आंसर क्या मिलता है, वेक्टर। तो इसका मतलब है फिर सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और डी वैसे नन ऑफ दीज है। तो इसका मतलब ये है कि एमसीक्यूज नंबर 23 में जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपकी करेक्ट हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यूज नंबर 23 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यूज नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए पैरेलल टू अ वेक्टर बी इज। हमने एक ऐसी लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी, और वो लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। बात ठीक होगी, स्टेटमेंट समझ आ गई। और फिर हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन हैं। पहला ऑप्शन है आर वेक्टर इज इक्वल टू टी इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दूसरी ऑप्शन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी इंटू बी वेक्टर, और टी यहाँ पे स्केलर है,
ये स्टेटमेंट में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। और सी ऑप्शन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू ए वैक्टर प्लस टी इंटू बी वैक्टर, और डी नंबर पे हमारे पास है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे हमारे पास एक जनरल फार्मूला है किसी भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने का, कि अगर वो लाइन किसी एक ऐसे पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है, और दूसरी बात कि वो लाइन एक ऐसे वेक्टर के पैरेलल भी हो जो वेक्टर हमें गिवन हो, तो इस सूरत में जो वेक्टर इक्वेशन होगी वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि एक लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है x1, उस पॉइंट का जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, और वो एक दूसरा वेक्टर x2, इस वेक्टर के वो लाइन पैरेलल है। तो फिर उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे, पहले हम वो वेक्टर लिखेंगे जिस पॉइंट से वो पास कर रही है, उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है x1, फिर प्लस यहाँ पे हम t कोई स्केलर अपने पास से इंट्रोड्यूस करेंगे। ज़रूरी नहीं कि t ही करना, आप यहाँ पे चले लेट्स सपोज लैम्डा कर लें, स्केलर ही लेना ना कोई भी, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे वो वेक्टर लिखते हैं जिसके वो लाइन पैरेलल है। वो वेक्टर यहाँ पे मैंने क्या लिया था x2। तो यहाँ पे आपने गौर करना है कि पहले हमने वो वेक्टर लिखना है जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, जिस पॉइंट से वो लाइन गुजर रही है उसका पोजीशन वेक्टर, और फिर हमने ऐड करना है एक स्केलर मल्टीपल और उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे वेक्टर से जिस वेक्टर के वो लाइन पैरेलल है। तो अब अगर आप ऑप्शंस की तरफ गौर करें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, पहले वो वेक्टर आया है जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए, और फिर उसके बाद टी स्केलर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, जिसके वो पैरेलल है। तो इसका मतलब है फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो फिर इसलिए जो MCQs नंबर 24 था जिसमें हमने एक वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी थी ऐसी लाइन की जो एक पॉइंट से गुजर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A है और वो लाइन इस वेक्टर B के पैरेलल है, तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी विच इज R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस T इंटू B वेक्टर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQs नंबर 24 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQs नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। इसमें स्टेटमेंट है इफ A एंड B आर यूनिट वेक्टर्स। A और B हमें दो यूनिट वेक्टर्स गिवन हैं, और आप जानते हैं यूनिट वेक्टर्स हमारे पास ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, और थीटा उन दोनों के दरमियान एंगल है A और B के दरमियान। द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डैश। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है और हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B, A और B दो वेक्टर्स हैं। बी ऑप्शन में है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B। सी ऑप्शन में A माइनस B ओवर A प्लस B मैग्नीट्यूड, A और B यहाँ पे वेक्टर्स हैं, और डी ऑप्शन है A प्लस B ओवर A माइनस B का मैग्नीट्यूड। अब हम यहाँ पे कोस थीटा बाई 2 का जो मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं ये कंसीडर करता हूँ A प्लस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होगा, A प्लस B डॉट A प्लस B। क्योंकि हमें ये फार्मूला पता है कि U डॉट U दो वेक्टर्स अगर हों तो ये किसकी इक्वल हो जाता है, U की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने इसको यहाँ इस तरह से लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे ये A प्लस B वाला ही क्यों उठाया है, बाकी क्यों नहीं उठाए, ये मैं अभी आगे जाके आपको बताऊँगा। इनको अब हम सॉल्व करते हैं। ये बनेगा जी A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A प्लस B डॉट B। A डॉट A इसी फार्मूले के मुताबिक A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस A डॉट B और B डॉट A डॉट प्रोडक्ट में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो फिर A डॉट B ये हो जाएगा 2A डॉट B प्लस, और ये बन जाएगा B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो चूंकि स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है कि A और B दो यूनिट वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होती है, ये भी 1 बन गया 2। अब यहाँ पे A डॉट B का फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला क्या था, A की मैग्नीट्यूड
बी की मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, और बी की मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 का स्केयर चूँकि 1 ही होता है, 1 + 1 ये 2 बन गया, इसको साइड पे कर दें, ये 2, ये भी 1, ये भी 1, और ये आपका है कोस थीटा। इन दोनों में से अब 2 कॉमन आ रहा है, इधर रह गया 1 + कोस थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका चल रहा है a + b मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब ये 2 को इधर ही रहने दें, 1 + कोस थीटा हाफ एंगल फार्मूला, ये किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्केयर θ/2, तो ये बन गया आपका 4 कोस स्केयर θ/2 मैग्नीट्यूड a + b का स्केयर। अब आप दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, उससे क्या होगा, ये स्केयर इसका कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 2 कोस θ/2, 2 इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये है जी a + b = कोस θ/2, तो ये हमारे पास कोस θ/2 की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a + b। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर दरमियान में यहाँ पे मैं प्लस की बजाय नेगेटिव ले लूँ या इन दोनों में से कोई ऑप्शन लूँ, तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा, ये अब आपने गौर करना है। यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया है कि इस MCQs का ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, लेकिन अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हम ये लेके चलते तो फिर रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा। इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो फिर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस, और फिर इस सूरत में यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये भी साइन बन जाएगा, और ये बनेगा sin θ/2, और यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, sin θ/2, और ये वाले भी माइनस हो जाएंगे क्योंकि हम साइन चेंज कर चुके हैं। तो फिर इस सूरत में हमारे पास कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ sin θ/2, क्या आप देख सकते हैं ना, 1/2 a - b का मैग्नीट्यूड। तो इसलिए चूंकि हमें वैल्यू चाहिए थी cos θ/2 की, तो उसका फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर A। इसी तरह से ये जो हमने दो वैल्यूज़ निकाली हैं sin θ/2 की और cos θ/2 की वैल्यू चूँकि ये है, अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें, sin θ/2 डिवाइडेड बाय cos θ/2, sin θ/2 की वैल्यू क्या आई है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a - b डिवाइडेड बाय cos θ/2 की वैल्यू ये पड़ी हुई है 1/2 a + b, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, और ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ θ/2 = a - b ओवर a + b। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हमें टेंजेंट θ/2 की मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए होगी तो वो फिर क्या होगी, सी ऑप्शन, a - b ओवर a + b का मैग्नीट्यूड, और इसी का अगर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो फिर ये ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, और वो किसकी वैल्यू होगी, टेंजेंट θ/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट θ/2। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो MCQ नंबर 25 है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ कोस θ/2 की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर A, विच इज़ 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a + b। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 25 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, द वर्क डन बाय द फोर्स F = 2I - j - k। हमने वर्क डन फाइंड करना है, सिंपल सा MCQ है, फोर्स गिवन है थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट, और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है R = 3I + 2j - 5k इज डैश। हमने वर्क डन फाइंड करना है, और वर्क डन का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, वर्क डन = F.R। यहाँ पे F फोर्स है और R आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। फोर्स क्या गिवन है हमारे पास, 2I - j - k डॉट, और R जो डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन है 3I + 2j - 5k। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं,
कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। आई का कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से और के से। आई का कंपोनेंट यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6। जे का कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू +2 -2 एंड के का कंपोनेंट के से -1 इंटू -5 +5। तो ये बन जाएगा 6 + 5 11 -2 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विच इज़ 9। तो ये सिंपल सा एमसीक्यूज था, एमसीक्यूज नंबर 26। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यूज नंबर 27 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एनी 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, कोई से 3 वेक्टर्स हैं आर कोप्लेनर इफ के ए बी और सी 3 वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है ए डॉट इंटू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है ए क्रॉस इंटू बी डॉट सी इक्वल टू 0 और तीसरी ऑप्शन है ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करें या एक ही प्लेन में हों उनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स का नाम देते हैं। वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन। और इसके बाद अगर मैथमेटिकली आपने प्रूव करना है कि गिवन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, हम उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो देन हम ये कह देते हैं कि गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, फिर आपके वेक्टर जो हैं वो कोप्लेनर होंगे। हाँ, और अगर वेक्टर्स आपके लीनियरली डिपेंडेंट हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, तो उस सूरत में भी वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। बात समझ आ गई। अब वेक्टर्स को जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं। अगर इन्हीं 3 वेक्टर्स को मैं ले लूँ ए बी सी तो उसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं, ए बी सी। और इसको हम फर्दर आगे इस तरह से लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, या हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो इस तरह से हम 3 वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहली ऑप्शन जो है वो है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन हम इनकी बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब ये ऑप्शन किस तरह से करेक्ट नहीं है, देखें यहाँ पे ब्रैकेट में बी डॉट सी पड़ा हुआ है, मतलब हमने इन 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप जानते हैं 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट में हमें एक स्केलर मिलता है, तो इन दोनों का आंसर तो होगा एक स्केलर। उसके बाद हम स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले सकते। देखें यहाँ पे जो मैंने कंडीशन बताई है आपको, चले पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये है बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा। 2 वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर होता है, और फिर वेक्टर का हम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे ओके है। अब हम इसको देख लेते हैं, ये है ए क्रॉस बी, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना, तो ए क्रॉस बी अगेन एक वेक्टर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, और फिर हम उसी वेक्टर का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल है, हाँ, लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन में हमारे पास कंडीशन दी गई है ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बी डॉट सी तो डॉट प्रोडक्ट है और इसका आंसर एक स्केलर आएगा, और स्केलर का तो हम ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ना फाइंड कर सकते। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 2 वेक्टर्स के दरमियान होता है।
इसलिए बी ऑप्शन भी इसकी करेक्ट नहीं हो सकती, और सी ऑप्शन में तो वैसे ही दोनों क्रॉस आ गए हैं, जबकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन में हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, या तो ए डॉट बाकी दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस और इस पर ब्रैकेट, या पहले दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस और ब्रैकेट और फिर डॉट तीसरा वेक्टर। तो इसका मतलब है तीसरी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो फिर एमसीक्यूज नंबर 27 में जो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे, जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, और उसको हम इस रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो एमसीक्यूज नंबर 27 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एमसीक्यूज भी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यूज नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द वेक्टर्स 2i - j + k एंड 3i - 4j - 4k आर डैश। ये दो वेक्टर्स हैं और हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन है पैरेलल, दूसरी है कोलिनियर, तीसरी है कोप्लेनर, और फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। हमने इन वेक्टर्स के बारे में बताना है। ये दो वेक्टर्स गिवन हैं, क्या ये पैरेलल हैं, क्या ये कोलिनियर है, क्या ये कोप्लेनर है। तो यहाँ पे इन वेक्टर्स को सॉल्व करने की बजाय सबसे पहले ये जो तीन टर्म्स लिखी हुई हैं हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है पैरेलल। तो वेक्टर्स पैरेलल दो सूरतों में हो सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि या तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, और ये पॉसिबिलिटी तब है जब ए और बी दोनों वेक्टर्स 3 डायमेंशनल हों, मतलब आई जे के की फॉर्म में हो, और इनका कोई भी कंपोनेंट आई जे के कोई भी कंपोनेंट 0 ना हो। और अगर ए क्रॉस बी 0 है तो वेक्टर्स आपके पैरेलल हैं। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हैं, और ये हम इससे प्रीवियस एमसीक्यू में भी डिस्कस कर चुके हैं, लैम्डा आपका यहाँ पे कुछ स्केलर है। अगर इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है हमारे पास तो फिर वेक्टर्स पैरेलल होंगे। बात समझ आ गई। अब उसके बाद दूसरी जो यहाँ पे टर्म है वो है कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं, इनको हम आसान अल्फाज में इस तरह से कह सकते हैं, जो एक ही लाइन के ऊपर आए। तो कोलिनियर वेक्टर्स में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हैं तो फिर वो कोलिनियर हो सकते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे मैं दो वेक्टर ले रहा हूँ, ए वेक्टर है a1i a2j a3k, और दूसरा वेक्टर मैं b ले रहा हूँ b1i b2j b3k। ये मैंने दोनों वेक्टर 3 डायमेंशन में ले लिए। अब यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर उस सूरत में होंगे जब a1/b1 इक्वल होगा a2/b2 और ये इक्वल होगा a3/b3 के। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि b1/a1 इक्वल हो b2/a2 इक्वल हो b3/a3। और यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि इसका कोई भी कंपोनेंट दोनों वेक्टर्स में से 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो फिर भी आपके वेक्टर जो हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब तीसरे नंबर पे मेरे पास यहाँ पे जो टर्म है वो है कोप्लेनर। तो इसको तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोप्लेनर के लिए हमारे पास 3 वेक्टर्स का होना ज़रूरी है। अगर 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो फिर हम उस सूरत में कहते हैं कि वेक्टर्स कोप्लेनर है। जबकि हमें जो 2 वेक्टर्स गिवन हैं वो तो 2 हैं, इसलिए इसको तो डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी ये 2 बातें रह गई हैं, पैरेलल और कोलिनियर। अब सबसे पहले अगर मैं पैरेलल की जो पहली कंडीशन है ये देखूं तो ये है a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन हैं, जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज अगर इसको मैं a कह दूं, इसको b कह दूं, a क्रॉस b तो ये आएगा 8i + 11j - 5k। ये इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो ये देखें ये 0 तो नहीं आया, और ना ही a और b दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हैं, क्योंकि यहाँ से ना कुछ कॉमन आ रहा है ना यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है पैरेलल की दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ना तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया है और ना ही एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं। इसका मतलब है ये वेक्टर्स
पैरेलल तो नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं कोलिनियर की तरफ। कोलिनियर में भी पहली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि स्केलर मल्टीपल्स हो, तो वो तो हमने चेक कर लिया, वो नहीं है। अब ये जो दूसरी कंडीशन है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनकी रेशियो इक्वल होनी चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे जो दो वेक्टर्स हमें गिवन है जिनको हमने ए और बी का नाम दिया है, अगर मैं इनको लिखूँ इस कंडीशन के मुताबिक तो वो क्या होगा, 2/3 इक्वल्स टू -1/-4। तो ये हमें यहीं से पता चल गया कि ये इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब है कोलिनियर वाली दोनों कंडीशंस भी फॉल्स हो गई यहाँ पे। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोप्लेनर को तो हमने पहले ही निकाल दिया था ना, क्योंकि इसके लिए तो हमें 3 वेक्टर्स चाहिए थे, और फिर हमने पैरेलल की और कोलिनियर की ये जो कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं इनको इन दो वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करके देखा तो कोई भी कंडीशन इन पे एप्लीकेबल नहीं हो रही। तो फिर इसलिए एमसीक्यूज नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये दो वेक्टर्स ना तो पैरेलल हैं, ना कोलिनियर हैं और ना ही कोप्लेनर है। क्लियर हो गई बात। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यूज नंबर 28 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट, अब जो 29 नंबर पे हमारे पास एमसीक्यूज है, ये बड़ा सिंपल है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज π/4, हमें वेक्टर्स के दरमियान एंगल दे दिया गया है विच इज π/4, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी इज इक्वल टू डैश। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहली ऑप्शन 1 है, दूसरे नंबर पे 1/√3, तीसरे नंबर पे 1/√2 और फोर्थ नंबर पे है 1/2। तो हम सिंपली इन दोनों के फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी। अब ये जो ए क्रॉस बी आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा ओवर ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब ये तो कैंसिल हो गए, बाकी क्या रह गया, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और ये क्या होता है, टेंजेंट थीटा, और एंगल भी हमारे पास गिवन है विच इज़ π/4, और tan π/4 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये सिंपल सा एमसीक्यूज था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं विच इज़ एमसीक्यूज नंबर 30। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ ए एंड बी आर द वेक्टर्स, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, सच डैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, देन दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 है और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, पहली ऑप्शन है ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। दूसरी ऑप्शन है ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। और तीसरी ऑप्शन है ए एंड बी आर 0 वेक्टर्स, और फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो ये जो दो कंडीशंस गिवन हैं इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहली कंडीशन है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसकी दो रीजंस हो सकती हैं, या तो ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ये परपेंडिकुलर का सिंबल आप जानते हैं, या तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो इन दोनों में से कोई एक 0 है, ए और बी इज़ 0, या ए एंड बी आर बोथ 0, या दोनों ही 0 हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो या तो वो परपेंडिकुलर है, या ए और बी दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों 0 हैं। अब दूसरी जो कंडीशन है वो है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। इसकी भी आगे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ए और बी पैरेलल है, ये पैरेलल की सिंबल है, ये आप जानते हैं, या तो ए और बी दोनों पैरेलल हैं अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। और दूसरी पॉसिबिलिटी वही सेम है जो हमने परपेंडिकुलर के केस में डिस्कस की थी, या तो ए और बी इज 0, या तो इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 है, या ए एंड बी
आर बोथ ज़ीरो, या ये दोनों ही ज़ीरो हैं। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इसकी ऑप्शंस की तरफ। पहली ऑप्शन क्या है कि ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, तो वो तो सिर्फ इस कंडीशन के लिए होगा, ए क्रॉस बी, तो ए और बी पैरेलल हैं, लेकिन ए डॉट बी के लिए तो नहीं ना होगा, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही वक्त में दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी हों और पैरेलल भी हों, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। दूसरी ऑप्शन क्या है, ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो भी गिवन है, तो दूसरी ऑप्शन भी हम निगलेक्ट कर देंगे। फिर तीसरी ऑप्शन क्या है, ए एंड बी आर ज़ीरो, जब ये दोनों पॉसिबल नहीं है, एक ही वक्त में दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते, तो फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो दोनों ज़ीरो होंगे। देखना, दोनों चीज़ों में ये बात कॉमन थी कि ए और बी या तो दोनों ज़ीरो होंगे या दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा, तो दोनों में से कोई एक ज़ीरो होने वाली कंडीशन तो यहाँ नहीं गिवन, तो फिर कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ए एंड बी आर बोथ ज़ीरो, ऑप्शन नंबर सी। तो ये MCQs 30 भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हमने लेक्चरर PPSC 2017 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, इसका MCQs नंबर 21 से लेकर 30 तक डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम MCQs आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।